नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी जेईई और एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले दोस्तों उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों कम से कम जो है 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो दोस्तों एलपी सीबीटी 2 और आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए, आरआरबी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि एक पहला क्वेश्चन है कि एक 20 मीटर लंबाई वाले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 4 ओम है। तार की चालकता ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है कौटिल्य क्लासेस का पीडीएफ है। ठीक है, इन्होंने इसका सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो लंबाई का मान दिया है 20 मीटर और एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मिलीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। तो देखिए मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान दिया है 4 ओम दिया है। तो ये फार्मूला होता है R बराबर रो यल अपान ए होता है। ठीक है, यहाँ से R बराबर निकालेंगे 1 अपान रो 1 अपान महो यल अपान ए। ठीक है, यहाँ से हम जो इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो पूछा क्या था, चालकता पूछा था। चालकता दोस्तों, चालकता मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आएगा 5 × 10⁻6 आएगा, यहाँ पे साइमन प्रति मीटर आएगा। ठीक है ना, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पे आपका जो कंडक्टिविटी होता है ना, 1 अपान रजिस्टिविटी होता है। ठीक है ना, क्योंकि इस जो फार्मूला है, इस फार्मूला में जो है यहाँ पर जो लिखा है फ्रेंड्स, ये रो लिखा है रो यल अपान ए, तो रो जो है वो रजिस्टिविटी है। इसको हम पलट देंगे तो 1 अपान इसको 1 अपान कंडक्टिविटी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बस इस फार्मूला में अब हमको जो है इसी का मान निकालना था। बस अब इसको फार्मूला में पलट के इसको ये पलट देंगे और उसके बाद जो है इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं 2019 में ये पूछा गया था शिफ्ट 3 में। ठीक है ना, एलपी सीबीटी 2 जो है आरआरबी में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स एकदम चाहे आरआरबी एएलपी, चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, ठीक है, सब क्वेश्चन वैसा ही रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरकत्व को किस में मापा जाता है दोस्तों, तो अन्योन्य प्रेरकत्व को जो है हेनरी में मापा जाता है। एम्पियर जो है धारा का मात्रक है, वोल्ट जो है वोल्टेज का मात्रक है, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो जो इंडक्टेंस जुड़े हुए हैं, L1 और L2 जुड़े हुए हैं। यम जो है ये मतलब यम जो है इसका दिया गया है। ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ यम का मान क्या होगा दोस्तों, यम बराबर होता है K√L1 गुणे L2 होता है। ठीक है ना, K क्या है, युग्मन गुणांक है, ये मात्रक हीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए K बराबर 1 जो है वो आइडियल कंडीशन में होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भी समानांतर परिपथ में से एक समानांतर प्रतिरोध को निकाल दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए दो जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक 20 ओम का है, एक 30 ओम का है, समांतर में जुड़ा है। ठीक है ना, तो इस समय जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 20 × 30 बटा 20 + 30 12 ओम होगा। लेकिन अगर किसी को भी हम किसी भी 20 ओम को चाहे 30 ओम को निकाल देंगे सर्किट से बाहर, तो देखिए हमारा 20 ओम बचेगा। ठीक है ना, अगर 20 ओम को रहने देंगे, 30 ओम को निकालेंगे तो 20 ओम बचेगा, 30 वाले को निकालेंगे तो 20 बचेगा। तो देख सकते हैं कि क्या हो जाए, प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 10 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात करिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए 10 माइक्रोफैरड के 3 जो कैपेसिटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोस्तों तो 10/3 कर देंगे। ठीक है, 3 जुड़े हैं तो 10/3, यानी कि एक कैपेसिटर का मान बटा नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो 10 जुड़े हैं, यानी कि 10 जुड़े हैं, 3 जो है 10 माइक्रोफैरड के 3 जुड़े हैं तो 10/3 करेंगे तो 3.33 आएगा। ठीक है, और यदि जो है 10 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 माइक्रोफैरड उसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बिंदु पर को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वैद्युत तीव्रता। दोस्तों किसी बिंदु पर जो है वैद्युत तीव्रता को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो वैद्युत तीव्रता दोस्तों वो सदिश राशि होता है। ठीक है ना, सदिश राशि होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि 200 वोल्ट के विभवांतर पर 100 वाट की बिजली आपूर्ति की जा रही है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल है, फार्मूला होता है P बराबर VI। तो करंट का मान निकाल लेंगे तो I बराबर P/V, तो 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, और P बराबर क्या होता है, V² बटा R होता है। ठीक है,
और P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या, केवल करंट ही निकालना था, तो यहाँ से I बराबर P अपन B से हम करंट निकाल लेंगे, ठीक है। धारा निकल गया। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है तो व्यय विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, कि व्यय विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फार्मूला होता है, किलोवाट हावर बराबर वाट गुणे घंटा बटा 1000 होता है। तो वाट दिया है 100 वाट, घंटा 10 घंटा, 1000 से भाग लगा देंगे तो 1 किलोवाट घंटा आएगा। इसी को हम एक यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसी को 1 BOT भी कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ऐसी परिपथ में लगाए जाने वाले धारा के प्रवाह के कुल विरोध को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इम्पीडेंस कहा जाता है, ठीक है। इम्पीडेंस को हम जेड से दर्शाते हैं, जेड यानी कि प्रतिबाधा कहते हैं इसको, ठीक है। जेड बराबर होता है 1/y, ठीक है, 1/y होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ये बताया गया है जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 250 वोल्ट पर रेटेड 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो प्रतिरोध पूछा दोस्तों, तो देखिए P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, तो R बराबर V स्क्वायर बटा P होगा। तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और जो पावर है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसका इसमें जो 500 वाट यानी कि जिसका पावर अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे R1 बटा R2 बराबर P2/P1। तो प्रतिरोध जो है देखिए 200 बटा 500 बराबर कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 500 और 200 दिया था तो उसका हम उल्टा कर देंगे, 200 बटा 500 तो क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण के साथ आवेशों के समूह को अक्सर क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश हैं, Q1 प्लस Q है, माइनस Q है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स Q गुणे 2a, इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर होता है, ठीक है, और ये एक सदिश राशि होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर वाले तांबे के तार के 100 मीटर के रोल का कुल DC जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो ज्ञात करना है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर है, ठीक है ना। तो हमको ज्ञात करना है, कुल DC प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूला से निकाल देंगे R बराबर रो L/A। तो R का मान निकालना है, रो का मान दिया है 1.72 × 10⁻8, L का मान लंबाई दिया है 100 बटा, और A का मान दिया एरिया दिया था 2.5, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर था तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ × 10⁻³ कर देंगे, और इसको बस अब काट पीट देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आ जाएगा 0.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंडली के उससे जुड़े परिवर्ती फ्लक्स की वजह से प्रेरित EMF उत्पन्न करने के गुण को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, प्रेरकत्व कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए प्रतिघात को एक होता है XL और एक होता है XC, दो प्रतिघात होता है, एक प्रेरणीय प्रतिघात और एक जो है कैपेसिटिव प्रतिघात होता है, ठीक है। रिएक्टिव यानी कि XC जो होता है धारितीय प्रतिघात होता है, ठीक है। इनका मात्रक ओम होता है। एक होता है धारिता, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैरेड, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इंडक्टेंस का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं एक कुंडली है, ठीक है ना। कुंडली जो आपको दिख रहा है इसी से बोलते हैं यल, बोलते हैं यल, करंट I फ्लो कर रहा है, और जो EMF होता है प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt के। और अगर इसमें पूछा कि कितना एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, तो Li², इसमें जो 1/2 Li² जो वो करंट यानी कि जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। विद्युत आवेश SI मात्रक, SI का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, कूलाम्ब है, ठीक है। जो पहला है वोल्ट वो पोटेंशियल का मात्रक है, विभव का मात्रक है। बी वाला जो जूल है वो एनर्जी का मात्रक है। जो ऑप्शन डी है एम्पियर वो धारा का मात्रक है, ठीक है ना। देखिए इसका फार्मूला भी होता है, विद्युत धारा की मात्रा Q बराबर IT होता है। इसका अगर हम पूछेंगे मतलब जो मात्रक, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धारा का मात्रक क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए जो दिया है हर्ट्ज दिया है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। F बराबर 1/T होता है, T क्या है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, भौतिक राशि है। और उसके बाद आगे देखते हैं,
यदि परिपथ में n नोड हैं तो यहाँ बिना आधारित नोडल समीकरण होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी n-1 होंगे। ठीक है, n नोड है तो n-1 क्या होंगे, वो नोडल समीकरण होंगे n-1। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी स्थानीयकृत मापदंड परिपथ में एक लोड से निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 0 के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है? केसीएल है, पहला नियम है। ठीक है ना, किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय को लागू किया जा सकता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ऑप्शन डी, एसी और डीसी दोनों परिपथों में अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, अगर कहेगा कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए जो एक शर्त होता है, क्या शर्त होता है कि जो लोड रेजिस्टेंस का मान है, आरएल का मान है, वो आरटीएच के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, और आरएल जो है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्टन के प्रमेय के अनुसार लोड करंट के लिए समीकरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। लोड करंट बराबर होता है शॉर्ट सर्किट करंट गुणे इंटरनल रेजिस्टेंस बटा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये होता है उसका फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रमेय, कौन सा प्रमेय जो है रैखिक और गैर रैखिक यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर परिपथ दोनों पर लागू होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है ना, प्रतिस्थापन प्रमेय। जो पहला है नॉर्टन्स थ्योरम, वो केवल लीनियर के लिए होता है। थेवेनिन थ्योरम भी लीनियर के लिए होता है, और जो ऑप्शन डी है वो भी लीनियर के लिए ही होता है। लेकिन जो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो पावर के कैलकुलेशन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बंद पास या लूप में घटकों के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप का योग इनमें से किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। ये कौन सा कथन है? ये केवीएल है, किरचॉफ का वोल्टेज का जो है समीकरण है। ठीक है ना, सेकेंड नियम है। ठीक है, जो किरचॉफ का जो केवीएल है दोस्तों, जो सेकेंड लॉ है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, केवीएल यानी कि ये वोल्टेज का नियम है। ठीक है, ये 0 होता है, टोटल वोल्टेज 0 होता है। ठीक है, स्रोत विभव बराबर ड्रॉप विभव होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टेलर-जेन का प्रमेय, ये टेलिगेंस थ्योरम जो है वो लागू होता है, किस पर लागू होता है दोस्तों? तो ये सभी पर लागू होता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय और सक्रिय नेटवर्क पर लागू होता है। ऑप्शन सी हिस्टेरिक और नॉन हिस्टेरिक नेटवर्क पर भी लागू होता है, और डी रैखिक और गैर रैखिक नेटवर्क पर भी लागू होता है। तो इन सभी पर लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जिसमें उच्च प्रतिधारण क्षमता होता है उसका उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें उच्च प्रतिधारण क्षमता होता है उसका जो है हम उपयोग अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट्स के निर्माण के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिसकी रिटेंटिविटी हाई होती है, निग्राहिता हाई होती है, वो अस्थायी चुंबक हम बना सकते हैं। ठीक है ना, अस्थायी चुंबक जो इस्पात का ये बना होता है। ठीक है ना, अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट जो है एल्निको का भी बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता मुक्त स्थान की चुंबकशीलता से कम होती है, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में जानते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए, लौ चुंबकीय जो दिया है 1000 तक इसका वैल्यू होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक एंटी कौन को इसका डायमैग्नेटिक का उदाहरण है? एंटीमनी, बिस्मिथ, जल और कागज जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता होती है, तो ऑप्शन सी ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो सुग्राहिता है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुंडली से जुड़े अपने स्वयं के फ्लक्स के परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी स्वप्रेरित ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो है देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा बस फार्मूला है। ठीक है, यही फार्मूला है, यस बराबर L/μ0 μr × A। इस समय जो वैल्यू दिया है इसमें आप रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। वह चुंबकीय दाब जो एक चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करता है या स्थापित करने की प्रवृत्ति रखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं MMF यानी कि चुंबकवाही बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वह चुंबकीय प्रवाह जो चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट निर्दिष्ट पथ का अनुसरण नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लीकेज फ्लक्स कहा जाता है, लीकेज प्रवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसको एक दूसरे में 1 एम्पीयर धारा के कारण एक कॉइल में वेबर टर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन ए अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने पता लगाया कि एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर एक करंट ले जाने वाला कंडक्टर हिलता है? ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे ने। ठीक है ना, माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय परिपथों में वायु अंतराल एयर गैप की लंबाई में वृद्धि के साथ फ्रीजिंग का प्रभाव? ऑप्शन नंबर डी बढ़ता है। ठीक है ना, यानी कि एयर गैप अगर बढ़ेगा तो फ्रिंजिंग जो इफेक्ट होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेबर के चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो इसके अणुओं पर जो है कौन सा बल लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी सीधी रेखा में क्या होता है? बल लगता है। ठीक है ना, सीधी रेखा में बल लगता है। याद रखिएगा, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो इसके अणुओं पर जो है सीधी रेखा में बल लगता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कोज्या फलन प्योर कोसाइन फंक्शन का आरएमएस मान कितना होता है? तो ऑप्शन डी शिखर मान का 0.707 होता है। ठीक है ना, शिखर मान का 0.707 होता है। अगर दोस्तों कहेगा कि जो है आरएमएस वैल्यू जो है कोसाइन फंक्शन का आरएमएस वैल्यू जो है वो 100 एम्पियर है तो उसका पीक वैल्यू बताइए। ठीक है ना, यानी कि नहीं ऐसा कहेगा कि मतलब जो है शिखर मान जो अगर 100 एम्पियर है, ठीक है ना, पीक वैल्यू का है, यानी कि आपको पीक वैल्यू का मान देगा और शिखर वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू पूछेगा। ठीक है ना, जो आरएमएस वाला होता है ना वो शिखर मान का 0.707 होता है। यानी कि अगर शिखर मान देगा 100 एम्पियर तो आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 में हम क्या करेंगे? 0.707 से गुणा कर देंगे बस। ठीक है, एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी तरंग का रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.11 होता है। ठीक है ना, फॉर्म फैक्टर दोस्तों, फॉर्म फैक्टर का मतलब फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को कौन सा गुणक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी शक्ति गुणक कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? सक्रिय एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर। ठीक है, अगला प्रश्न है सौर सेल से प्राप्त अधिकतम शक्ति और लघुपथन धारा और खुलापन वोल्टेज के गुणनफल अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी फिल फैक्टर या भराव गुणक कहा जाता है। एसी समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के वोल्टेज और धारा के बीच का कोण क्या होगा? ऑप्शन बी डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। अगला प्रश्न है यदि ज्यावक्रिय धारा का समीकरण 141.4 साइन 314 टी है, धारा का आरएमएस मान और आवृत्ति ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेंड्स आई बराबर जो है 141.4 साइन 314 टी लिखा होता है, ये इस समीकरण का रूप होता है आई एम साइन ओमेगा टी का। ठीक है, तो आई एम मैक्सिमम वैल्यू दिया है 141.4। ठीक है, तो आरएमएस कैसे निकालेंगे? आई आरएमएस बराबर आई एम बाई √2 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू में 141.4 में √2 के मान से भाग दे देंगे, तो 1.414 से भाग देंगे तो आ जाएगा 100 एम्पियर जो है इसका आरएमएस मान आएगा। ठीक है ना, आरएमएस मान कितना आ जाएगा? 100 आएगा। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो ओमेगा का मान 314 दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हैं 314 टी दिया है, 314 दिया है, तो 2πf बराबर होता हो जाएगा हमारा 314। ओमेगा बराबर होता है 2πf का मान दिया है 314, तो एफ का मान 314 बटा 2π, तो पाई का मान रखेंगे 3.14 और काट पीट देंगे तो आ जाएगा 50 हर्ट आ जाएगा। ठीक है, 3 फेज असंतुलित लोड में प्रत्येक फेज का शक्ति गुणक होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भिन्न होता है, प्रत्येक फेज का भिन्न होता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती राशि की आवृत्ति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी होती है प्रति सेकंड पूर्ण चक्रों की संख्या, यानी कि 1 सेकंड में कितना साइकिल होता है उसे कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, धारा का औसत मान को धाराओं की दिशा संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी सभी धारा का योग। धारा का औसत मान सभी धारा का योग को धाराओं की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एसी परिपथ की औसत शक्ति कितनी होती है? तो एसी परिपथ की औसत शक्ति जो है VI cos φ होती है, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है ना,
और जो पी बराबर पी जो है, जो एक्टिव पावर होता है उसका मात्रक जो है वो किलोवाट होता है, और रिएक्टिव पावर का किलोवाट के VAR होता है, ठीक है। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि तीनों फेज में लोड प्रतिबाधा लोड के बराबर नहीं है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम अनबैलेंस्ड लोड कहते हैं, असंतुलित भार कहते हैं। अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात का मान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए कैपेसिटर के प्रतिघात के बराबर होता है, ठीक है ना। अनुनाद आवृत्ति पर XL बराबर XC होता है, ठीक है। वह राशि जिसके परिमाण की आवर्ती समय चक्र की एक निश्चित सीमा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन ए स्थिर अवस्था आवर्ती स्टडी स्टेट पीरियोडिक कहा जाता है। भारत में ऐसी शक्ति लाइन वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है, ±3% भी हो सकता है, ठीक है। और 60 हर्ट्ज जो है वो USA में होता है। जटिल धारा तरंग का निम्नलिखित में से कौन सा मान व्यक्तिगत घटकों के RMS मान के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी RMS मान। डीसी मशीन की गति को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए टेकोमीटर से मापा जा सकता है, ठीक है ना। टेकोमीटर से मापा जाता है, RPM में होता है गति उसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस वाटमीटर का उपयोग केवल AC पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए इंडक्शन टाइप वाट मीटर का प्रयोग केवल AC पर किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा PDF मैं कुछ जो है इसका सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।